बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल इंजरी। सेल इंजरी इसका दूसरा नाम है सेल डेथ। सबसे पहले जो है ना हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? जब किसी सेल पे स्ट्रेस अप्लाई होता है तो सेल के अंदर हार्मफुल चेंजेस आती हैं, इसको हम सेल इंजरी या दूसरे नाम में हम क्या कहते हैं, सेल डेथ कहते हैं। ये एक डेफिनेशन होगी। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं सेल इंजरी की। जब किसी सेल पे स्ट्रेस अप्लाई होता है और वो स्ट्रेस क्या है, अनबेयरेबल हो, ठीक है ना। अनबेयरेबल हो मतलब सेल अपने आप को अडॉप्ट ना कर सके, तो सेल एक सीरीज सीक्वेंस ऑफ इवेंट से पास आउट होता है या सीरीज ऑफ इवेंट से पास आउट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। आज हमने इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी स्टडी करना है और स्ट्रेस को भी देखना है कि स्ट्रेस क्या है, और सेल की अडॉप्टेशन को भी देखना है कि ये अडॉप्टेशन क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस बेसिकली हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजमेंट को कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर चेंजमेंट, कोई तब्दीली वगैरह आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। ये जस्ट लाइक स्टिमुलाई होता है, लेकिन ये स्टिमुलाई से ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। ये स्टिमुलाई की जो है ना वो खतरनाक शक्ल है स्ट्रेस, ठीक है ना। यहाँ पे दबाव भी आ रहा है, स्ट्रेस, इस वर्ड जो है ना वो खुद अपने आप को बयान कर रहा है कि मैं स्टिमुलाई से ज़्यादा पावरफुल हूँ। स्ट्रेस क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बयान करूँ तो वो हाइपोक्सिया हो सकता है। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, हाइपो का मतलब होता है बिलो द नॉर्मल, और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सी का क्या मतलब होता है, O2। अगर हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये जो है ना या तो सेल की इंजरी काज कर देगा या सेल की डेथ काज कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्ट्रेस हो गया। दूसरा होता है हमारे पास हाइपोक्सीमिया। ये बेसिकली 3 वर्ड हैं। एक है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो द नॉर्मल, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, मिया का मतलब जो है हैम से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्लड। यानी कि अगर ब्लड के अंदर O2 की क्या आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, तो इसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ये भी सेल इंजरी काज करेगा या सेल डेथ काज करेगा। अब इसके अलावा मेरे पास एस्चीमिया हो सकता है, ठीक है ना। एस्चीमिया का क्या मतलब है, एस्चीमिया ये भी बेसिकली 2 वर्ड है। एस का मतलब होता है कमी और हैम का मतलब है ब्लड। यानी कि लो अगर किसी आर्गन के अंदर ब्लड जो है ना वो कम फ्लो करे तो उस हालत को हम एस्चीमिया कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा स्ट्रेस क्या हो सकता है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, जैसे कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या आप सब्जी काट रहे हैं तो आपको कोई चाकू वगैरह लग गया। इसके अलावा कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि एसिड वगैरह अगर आपको जला दे या कोई बेस या अल्कली वगैरह, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन अगर पैथोजन जो है ना आप पे कोई अटैक वगैरह करें तो इससे भी जो है ना क्या हो सकता है, सेल इंजरी हो सकती है। ये सारे हमारे पास स्ट्रेस हैं। या कोई रेडिएशन हो सकती है, ठीक है ना। रेडिएशन 2 तरह की होती है, एक है आयोनाइजिंग और एक है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है ना। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। जो आयोनाइजिंग है ना ये हमारे सेल को डेथ काज करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती हैं, जैसा कि हमारे पास एक्स रेज होंगी, ठीक है ना। और इसके अलावा सीटी स्कैन वगैरह से जो निकलने वाली रेज हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये हमारे क्या सेल डेथ जो है ना ये काज कर सकती हैं, ये वाली रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। अच्छा, इसके अलावा कोई और अननोन एजेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई अननोन कॉज भी हो सकती है। या हमारी बॉडी के अंदर जो है ना अगर हाइपरथर्मिया हो गया, टेम्परेचर यानी कि अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो वो भी जो है ना हमारे पास जो है ना वो सेल डेथ की वजह बन सकता है। यानी कि ये भी फिजिकल इसके अंदर एजेंट के अंदर ही आ जाएगा, हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है। अब हम देखते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो सेल कैसे जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है, इन कंडीशन से निपटने के लिए सेल क्या करता है। अब हमने उन चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास जो सेल इंजरी होती है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 पे होती है मिल्ड सेल इंजरी, नंबर 2 पे होती है मॉडरेट सेल इंजरी, और नंबर 3 पे होती है सीवियर सेल इंजरी, ठीक है ना। अब जो मिल्ड सेल इंजरी है ना इसमें सेल के अंदर अडॉप्टेशन आती है, ठीक है ना। सेल अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, किसी शक्ल में चेंज होता है, यानी कि किसी और शक्ल में चेंज हो जाता है। जो मॉडरेट है इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये भी
सेल को वक्ती तौर पर तो जो है ना डैमेज कर सकती है, लेकिन वो डैमेज रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना, रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन जो सीवियर है ना ये इरिवर्सिबल होती है, ये खतरनाक लेवल है सेल इंजरी का, और इसमें सेल डेथ के चांसेस जो है ना वो क्या हो जाते हैं, सेल डेथ जो होती है ना वो मैक्सिमम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब माइल्ड सेल इंजरी होती है तो सेल के अंदर अडाप्टेशन होती है, वो 5 तरह की अडाप्टेशन होती हैं। कितनी अडाप्टेशन होती है, कितनी तरह की, 5 टाइप्स होती हैं अडाप्टेशन की। नंबर 1 पे होती है एट्रोफी, ठीक है ना। नंबर 2 पे होती है मेरे पास हाइपरट्रॉफी। नंबर 3 पे होता है मेरे पास हाइपरप्लेजिया। मैं एक एक टर्म जो है ना आपको समझाता जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होगी। इसके बाद है मेटाप्लेजिया, और इसके बाद जो लास्ट पे है आपको 5 बताई है ना, 5 तरह की अडाप्टेशन आती हैं। तो लास्ट में हमारे पास डिस्प्लेजिया। सबसे पहले हम देखते हैं एट्रोफी को। बेसिकली ये 2 वर्ड हैं, ए और ट्रॉफी। ए का मतलब होता है एब्सेंट, और ट्रॉफी का क्या मतलब होता है, एडल्ट सेल। यानी कि अगर एडल्ट सेल की कमी, किसी आर्गन में एडल्ट सेल की कमी हो जाए, यानी कि एडल्ट सेल, एक तो उनका नंबर जो है ना वो कम हो जाए, और दूसरा उनके साइज में कमी हो जाए। नंबर और साइज अगर दोनों कम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एट्रोफाइड ऑर्गन है। डायग्राम से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करेंगे, मेरे पास एक ऑर्गन है, ठीक है ना, इसके अंदर ये सेल हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब इसके अंदर एट्रोफी डेवलप होगी ना तब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, अब ये सेल बड़ा था, ये छोटा हो गया, अब एक ये हो गया, छोटा हो गया, एक ये हो गया। सेल यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। एक तो सेल के नंबर के अंदर कमी हो गई, दूसरा सेल का जो साइज है ना उसके अंदर कमी हो गई, तो इसको हम एट्रोफी कहते हैं। एट्रोफी जो मोस्टली होती है ये एजिंग में होती है, यानी कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है तो एजिंग जो है ना वो एट्रोफी होती जाती है। एग्जांपल देता हूं, जो ब्रेन सेल है ना, न्यूरॉन, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल, बुढ़ापे यानी कि जैसे जैसे इंसान जो है ना वो बड़ा होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तब ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा क्या होना शुरू हो जाते हैं, इनके साइज के अंदर कमी हो जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से बुढ़ापे में दिमाग की सलाहियत कम होने की वजह से जो हमारे 60 एज के जो मुलाजिम होते हैं उनको जो है ना वो रिटायरमेंट लेना पड़ती है, क्योंकि उनका दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। और ऐसे दूसरा, उनके जो बून होती है ना, बून के जो सेल होते हैं, जैसे कि ओस्टियोसाइट हो गए, ठीक है ना, उनके अंदर भी क्या हो जाती है, एक तो वो डैमेज हो जाते हैं, उनके नंबर के अंदर कमी आ जाती है, और दूसरा उनके साइज में कमी हो जाती है, तो हड्डियां उनमें जो है ना इजीली टूट जाती हैं, जो बूढ़े होते हैं। हम देखते हैं वो है हाइपरट्रॉफी। अब हाइपर का क्या मतलब होता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, और जो ट्रॉफी है इसका मतलब होता है अडल्ट सेल। यानी कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो अडल्ट सेल है उसके साइज में इजाफा हो जाता है, ठीक है ना, सिर्फ किस चीज में इजाफा हो जाता है, साइज में। अब आपको डायग्राम से जो है ना सबूत दे के बताता हूँ कि कैसे साइज में इजाफा हो जाता है। फर्ज करिए मेरे पास एक क्या है, ऑर्गन है, और ऑर्गन के अंदर ये जो है ना सेल है। जब इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना तब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, सेल के साइज में इजाफा हो जाता है। ये देखें यहाँ पे कितने, ये छोटा सेल है, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। साइज, जब सेल के साइज में इजाफा होगा तो ऑर्गन के साइज में भी इजाफा हो जाता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास वो है हार्ट। इंसान का वहद ऑर्गन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है वो हार्ट है। इंसान का हार्ट बचपन से लेकर यानी कि मौत तक, ठीक है ना, उसका जो सेल हैं उनके नंबर में इजाफा नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ किस चीज में इजाफा होता है, सेल के साइज में इजाफा होता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना मेरे पास है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया बेसिकली ये भी 2 वर्ड हैं, यानी कि हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा, और प्लेजिया का मतलब होता है नंबर। यानी कि अगर सेल के नंबर में इजाफा हो जाए, किसी ऑर्गन में सेल के नंबर में इजाफा, वो क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है। जैसे कि एक ही मेरे पास एक ऑर्गन है, उसके अंदर ये सेल है, ठीक है ना, जब इसके अंदर हाइपरप्लेजिया आएगा ना, यानी कि अगर स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई करने से इसके अंदर हाइपरप्लेजिया डेवलप हो गया, तब ये ऐसा हो जाएगा। साइज तो वैसा रहेगा सेल का, छोटा, सिर्फ और सिर्फ नंबर में क्या होगा, इजाफा होगा। यही मैंने गलत बना दिया सेल, ठीक है ना। देखें यहाँ पे कितने थे, 4 सेल थे, अब यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 6-7 सेल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो
नंबर में इजाफा होने से ये ऑर्गन था, अब ये अगर हाइपरप्लेजाइड ऑर्गन है तो इसके साइज में भी इजाफा हो जाता है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में एक चीज कॉमन है कि ऑर्गन के साइज में इजाफा हो जाता है, ठीक है ना, ऑर्गन के साइज में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर में इजाफा होता है और हाइपरट्रॉफी में जो है ना सेल के साइज में इजाफा होता रहता है। अब हम देखते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, जब किसी सेल पे स्ट्रेस अप्लाई होता है ना तो सेल अपनी शेप तब्दील कर लेता है। और शेप कैसे तब्दील कर लेता है, अब हमने उसको देखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्यूबाइडल सेल है, ठीक है ना, क्या है मेरे पास एक क्यूबाइडल सेल है। जब इस पे स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वो अपनी शक्ल तब्दील करके अगर जो है ना ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेता है, कॉलमनर शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में ये मेरी बात हमेशा याद रखेगा, जब किसी सेल पे स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। अगर शक्ल ऐसे तब्दील करे कि उस शक्ल में पहले कोई और सेल था, यानी कि अगर ये क्यूबाइडल सेल है और कॉलमनर सेल पहले मौजूद था तो ये कॉलमनर शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो ये मेटाप्लेजिया है, ठीक है ना। अगर ये क्यूबाइडल सेल है, इस पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ कि ये कोई और अपनी मर्जी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी कि ऐसे हो जाता है, तो ये मेटाप्लेजिया नहीं होगा। एट द टाइम इसको हम डिस्प्लेजिया जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ये मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के अंदर मेन डिफरेंस है। मेटाप्लेजिया में सेल उस शक्ल में तब्दील हो जाता है जिसमें ऑलरेडी कोई सेल पहले से मौजूद था, जबकि डिस्प्लेजिया में वो अपनी मर्जी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ओवरऑल अडाप्टेशन होगी, यानी कि सेल पे जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो उसके अंदर जब मिल्ड इंजरी डेवलप होती है तब उसके अंदर यही अडाप्टेशन होती है, यानी कि उसके अंदर एट्रोफी हो सकती है, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो सकता है, उसके अंदर मेटाप्लेजिया हो सकता है और उसके अंदर डिस्प्लेजिया हो सकता है। एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया की, ठीक है ना। फर्ज करें इसकी जो एग्जांपल है वो है गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है ना, जिसका हम क्या है गर्ड, आप इसे एज एब्रीविएशन के तौर पर जो है ना वो याद कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि ये क्या डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, एसोफेगस है और ये क्या है, स्टमक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, स्फिंक्टर लगा होता है और यहाँ पे भी स्फिंक्टर, इसको हम कहते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर और इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। एक तो ये एसोफेगस और हार्ट के दरमियान इस वजह से इसको एसोफेजियल कहते हैं, और दूसरा कार्डियक, यानी यहाँ पे हार्ट करीब हो जाते हैं तो इस वजह से इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टमक है इसकी जो ये वाल है ना, इस पे लगे होते हैं हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि ऐसे एपिथेलियम, ये जो ऐसे होते हैं खड़े तड़े, यहाँ पे भी ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है, HCl होता है। ये कॉलमनर एपिथेलियम क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना, म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस सिक्रीशन जो है ना HCl से बचाता है, यानी कि HCl जो है ना वो स्टमक की वाल पर असरअंदाज नहीं हो सकता, ठीक है ना। किस वजह से, इस कॉलमनर एपिथेलियल सेल की वजह से, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस क्या करता है, HCl पे जो है ना HCl को असरअंदाज नहीं होने देता स्टमक वाल पे। अब ये मेरे पास एसोफेगस है, एसोफेगस पे स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ना वो खुराक को रगड़ने में जो है ना वो मदद देते हैं, यानी कि एसोफेगस से खुराक रगड़ के जाती है। जिस बंदे को ये हो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो, उसमें क्या होता है, उसमें ये HCl, ये वाला जो HCl है ना ये एसोफेगस में आ जाता है। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम थे ना, ये तो HCl को म्यूकस को सिक्रीट नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से HCl जो है ना वो गार्ड के केस में या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के केस में जो है ना वो एसोफेगस पे असरअंदाज हो सकता है, यानी कि एसोफेगस के अंदर कैंसर काज कर सकता है या कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है ना वो काज कर सकता है। इस इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए हमारी एसोफेगस क्या करती है, जो अपने ऐसे स्क्वेमस सेल होते हैं, ठीक है ना, उनको कन्वर्ट कर देती है ऐसे एपिथेलियल सेल के अंदर, कॉलमनर एपिथेलियल सेल के अंदर। ये उसके अंदर क्या है, मेटाप्लेजिया अडॉप्टेशन है। इसके अंदर किस लिए कन्वर्ट कर देती है, ताकि ये जो है ना म्यूकस सिक्रीट करें कॉलमनर एपिथेलियल सेल, और जो HCl यहाँ पे आया है और वो अपना जो है ना अफेक्ट जो है ना एसोफेगस पे ना कर सके, एसोफेगस जो है ना महफूज रहे।